नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज का बाजार। और इस शो में हम अगले आधे घंटे अब आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का मार्केट कारोबार देखने को मिला, मार्केट में किस तरह का सेटअप था, आज दिन भर की अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं मार्केट के साथ। और बाजार में आज हम देखें तो काफ़ी सपाट क्लोजिंग आज देखने को मिली। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद दिन खत्म होते होते हमने देखा कि निश्चित स्तरों से करीब करीब 100 पॉइंट्स की रिकवरी हुई और बाजार में जो क्लोजिंग हुई वो 18,500 के पास निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। तो दिन भर 18,500 के लेवल को निफ्टी ने आज होल्ड करने की कोशिश की और क्लोजिंग भी वहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की चाल काफ़ी मजबूत थी और हमने देखा कि 75 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी और आगे भी इसमें माना जा रहा है कि ये जो मजबूती है वो आगे भी जारी रह सकती है। शुरुआती में जो कमजोर ग्लोबल संकेत थे उसका असर भारतीय बाजारों पर जरूर आज देखने को मिला हल्का, लेकिन दिन खत्म होते होते जो दिन भर की सारी गिरावट थी वो उससे यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज बीपीसीएल मजबूत था, डीवीज लैब, कोल इंडिया, यूपीएल और अपोलो हॉस्पिटल ये करीब 1 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और बीपीसीएल में देखिए दिन खत्म होते होते 3% की मजबूती के साथ आज क्लोजिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक और आयशर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की 1.25 से 1.5% की वीकनेस आज के सेशन में देखने को मिली है। सपोर्ट आज मिला है अगर भारतीय बाजारों की बात करेंगे तो आज सरकारी बैंकों से सहारा मिला। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली, जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ रही है। उसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियों से और रियल्टी और मेटल शेयरों में भी आज देख रहे थे कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आईटी में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी और लगातार दूसरा सेशन था जब हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स भी आज हमने देखा कि यहाँ पर कमजोरी, हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा एक्शन था। टॉप गेनर्स पर नजर डाले तो जिंदाल स्टेनलेस में देखिए करीब 9.5% तेजी, सुजलॉन करीब 10% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। नेशनल फर्टिलाइजर, स्वान एनर्जी, येस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती आज के दिन देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों पर बात करें तो आज स्पार्क में कमजोरी थी। इसके अलावा नवीन फ्लोराइन, गोदरेज इंडस्ट्रीज, महिंद्रा हॉलीडेज और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन दिन के दौरान कुछ अहम खबरें भी निकल कर आई हैं। आज जेपी एसोसिएट्स के स्टॉक्स को, जेपी ग्रुप के स्टॉक्स को भी हमने देखा, वहां पर अच्छा मोमेंटम था और दिन खत्म होते होते ये भी खबर निकल कर आ गई कि डालमिया भारत अब कंपनी का कारोबार खरीदेगी, जिसके चलते वहां पर एक्शन था। मिड कैप स्पेस में वाटेक वावा पर देखेंगे तो वहां पर 10% की तेजी थी, एक बड़े ऑर्डर विन की खबर निकल कर आई थी। येस बैंक में बड़े फंड इन्फ्यूजन की बात चल रही है और यहाँ पर भी हमने देखा कि येस बैंक का शेयर आज एक्शन में था। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर येस बैंक बंद हुआ। और एक और बैंकिंग स्टॉक पीएनबी में भी अच्छी तेजी थी। जेपी मॉर्गन के अपग्रेड के बाद हमने देखा कि ये स्टॉक भी करीब 3% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। और इंटरग्लोब एविएशन आज हम ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले स्टॉक्स में भी देख रहे थे कि आज काफी शानदार तेजी देखने को मिली और वजह ये थी कि घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच चुके हैं, जिसके चलते इंडिगो का शेयर भी आज 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। तो ओवरऑल बात करें तो इंडेक्स में तो सपाट कारोबार रहा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से काफी अच्छा एक्शन था। और मार्केट में जो रणनीति बता रहे हैं जानकार वो यही बता के चल रहे हैं कि आगे के लिए पॉजिटिव मोमेंटम है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए और बैंक निफ्टी अभी भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो चलिए ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। सरकारी बैंकों में आज जिस तरह से हम तेजी देख रहे हैं, इसमें खरीदारी करके चले, बेचे या फिर होल्ड करें, क्या कैपिटल गुड्स शेयरों में अभी भी निवेश का मौका है? कुछ ऐसे ही सवालों को हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने क्वांट म्यूचुअल फंड के सीआईओ संदीप टंडन से समझने की कोशिश की। आइए आपको सुनवा देते हैं उस बातचीत की कुछ अंश। आपने रिसेंटली लिस्टेड कुछ फूड कंपनीज भी ऐड की हैं, ये क्यूएसआर फूड स्नैक्स, इस स्पेस पे आपका क्या व्यू है? से इसमें क्या है कि हम लोगों को एक स्पेस बहुत अच्छी लगती है। इसी कोविड के बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना हुआ है हाइजीन के को लेके।
ना ऐसे कंट्री की हम बात करें, हम लोग हाइजीन सेंट्रिक नहीं थे, चाहे आप लोअर स्टेटस की सोसाइटी की भी बात करें, वहां तो हाइजीन से रिलेटेड और भी ज्यादा प्रॉब्लम थे। तो उस बैकग्राउंड में हमने एक ट्रेंड देखा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस गया। ओके, एक तो वो क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाए, और हाइजीन को लेके पर्टिकुलरली जब आप कोई भी चीज, फूड आइटम्स हैं, ओके, उसको लेके लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं, लेकिन क्वालिटी को लेके ज्यादा फोकस आया है। तो इसलिए वो बैकग्राउंड में हम लोग को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ दिखती है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ छोटा मोटा कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट आएगा उनमें, उसमें हम डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कमोडिटी एग्री कमोडिटीज में भी बड़ी तेजी दिखती है, तो इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा, बट इनको पास करने की एबिलिटी है। तो जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है इस स्पेस के अंदर, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर की जो लोग बात करते हैं कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो मैं इसको उस थीसिस में देखता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर इसमें हमको ग्रोथ मिलेगा। तो वो थीसिस से हमने कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में बिल्ड किए हैं। एग्री कमोडिटी में तेजी से याद आया कि दो आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग कंज्यूमर स्टॉक्स भी हैं। एक में पहले बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रेज किया जाता था ईएसजी को लेके, क्योंकि शायद उसके अंदर सिगरेट बिजनेस भी है, लेकिन बाद में डीप वैल्यू के चक्कर में चला। आप क्या होल्ड कर रहे हैं वो? और आपने कुछ फूड कंपनीज जो पहले एडिबल ऑयल थी, या पूरी फूड कंपनीज इंटीग्रेट होके, वो प्ले भी आपको पसंद आ रहा है, अभी आप होल्ड कर रहे हैं? कि देखिए, ऐसे मैंने आपको बोला कि हमको एग्री एज अ थीम, फूड एज अ थीम प्ले कर को क्लैरिटी दिखती है कि ये हमारा एक कोर पोर्टफोलियो है, हमको लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। और दूसरा, आपने जो ईएसजी से रिलेटेड पॉइंट है, देखिए ईएसजी इज अ गुड कंसेप्ट, हम लोगों को ऐसा सोसाइटी और ऐसे इन्वेस्टर भी फॉलो करना चाहिए, जो हम लोग खुद भी बोलते हैं कि हमारा भी ईएसजी फंड है, और हमने तो वो फंड के टाइम पे भी बोला था कि नेक्स्ट 5 to 7 years के अंदर हमारे सारे फंड ईएसजी कंप्लायंट जैसी सिचुएशन में होंगे। बिल्कुल, तो ये थे क्वांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन हमसे खास बातचीत करते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नई गैस प्राइसिंग पर किरीट पारिक की रिपोर्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है, और इस महीने के आखिर तक नई प्राइसिंग फॉर्मूले की मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास इसको भेजा जा सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मौजूद हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने किरीट पारिक कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर जो इंटरनल रिव्यू है वो पूरा कर लिया है, और अब मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी है। जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इसे तुरंत ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मंत्रालय की योजना ये है कि इस महीने के आखिर तक ये जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक बार जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद जो मौजूदा प्राइस साइकिल है उसके पहले ही जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है, जो एपीएम गैस है, उसकी समीक्षा होगी। मंत्रालय इस बात के पक्ष में है कि वो मौजूदा साइकिल के पूरा होने का इंतजार नहीं करेगी। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी इसको जो नई कीमतें हैं उसकी समीक्षा होगी और इसका फायदा जो है कंज्यूमर को दिया जाएगा। जो फॉर्मूला किरीट पारिक कमेटी ने दिए हैं उसके हिसाब से कंज्यूमर को $2 पर MMBTU का फायदा जो है वो गैस की कीमतों में होता हुआ दिख रहा है। और नए सिफारिशों के हिसाब से गैस की जो कीमतें हैं अब 6 महीने के बजाय हर महीने जो है उसकी समीक्षा होगी और उसमें बदलाव किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि रिपोर्ट के हिसाब से जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है उसके लिए जो सीलिंग प्राइस है वो $6.5 का तय किया गया है। फ्लोर प्राइस $4 पर MMBTU का तय किया गया है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया है। साथ ही साथ कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि जनवरी 2027 से जो डोमेस्टिक गैस है उसकी कीमतों को मार्केट से लिंक कर दिया जाए। राइट, प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एविएशन स्पेस से जुड़ी कुछ खबरों पर फोकस करते हैं। और एयरपोर्ट पर भीड़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसका जायजा लेने के लिए विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, बताइए।
देश के अहम एयरपोर्ट पे हवाई मुसाफिरों की भीड़ भाड़ की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि हमने हाल में देखा था कि एविएशन मंत्रालय ने कई बड़े कदम उठाए थे, एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ बैठक करके कई दिशा निर्देश दिए थे, जिसके जरिए स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से कंजेशन की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। उसी फहरिस्त में आज एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह एक औचक निरीक्षण किया दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे, और वहां पर ग्राउंड रियलिटी जानी कि जितने भी कदम उठाए गए थे वो कितने अभी तक उनका क्या नतीजा रहा है और आने वाले वक्त में क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जो सरप्राइज इंस्पेक्शन था, इसके बाद में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एविएशन मंत्री ने तमाम स्टेक होल्डर, मसलन एयरपोर्ट ऑपरेटर, बीकैस, सीआईएसएफ और जो अन्य स्टेक होल्डर है उनके साथ में अहम बैठक करी कंजेशन के मुद्दे पे, और जो नए कदम उठाए जा सकते हैं उस पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी एविएशन मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े एक्शन प्लान की अनाउंसमेंट की जा सकती है, लेकिन कंजेशन का प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है। विशेषकर जो पीक आवर्स है, उस वक्त जो हवाई मुसाफिर है उनको लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जो सिक्योरिटी पॉइंट है उससे होकर के जब वो एयरक्राफ्ट बोर्ड करते हैं तो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें उनको काफी वक्त उनका बर्बाद हो रहा है। यही वजह है कि एविएशन मंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और वो एक के बाद एक अहम बैठक के जरिए इस कंजेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति इसलिए भी उत्पन्न हुई है क्योंकि एविएशन सेक्टर अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। कोविड के पहले की जो आंकड़े थे हवाई मुसाफिरों के, वो आंकड़े पार हो चुके हैं। रोजाना तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। यह अच्छे संकेत है, लेकिन इसका एक इंपैक्ट कह लीजिए या जो दबाव है वो एयरपोर्ट पे साफ नजर आ रहा है कंजेशन के रूप में, और इसी कंजेशन को या भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए एविएशन मंत्रालय लगातार बैठ के और उसके साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर रहा है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, ये खबर आ रही थी एविएशन स्पेस से जुड़ी। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।